हेलो एवरीवन, मेरे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में लगातार ग्रामर को लेकर और वोकैब को लेकर बहुत सारे सेशन किए हुए हैं। और आज मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो एकेडमिक के स्टूडेंट से लेकर हर उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए सिंटेक्स के तौर पर, इंटर के स्टूडेंट्स के लिए सिंटेक्स के तौर पर, और हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए मेन वर्ब के चैप्टर के तौर पर मैंने टॉपिक जो है आज ये क्लास के लिए बनाया हुआ है। और क्लास के लिए बनाया हुआ है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बनाया हुआ है जो कि मेन वर्ब नहीं पढ़ पाए हैं और जो है पढ़ना चाहते हैं। इस टॉपिक को मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा, शुरुआत से पढ़ाऊँगा। ध्यान से पढ़िएगा और इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको जो है कराऊँगा। तो ध्यान से पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है, कॉपी में तैयार कर लेनी है, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बना हुआ मेरे ख्याल से जिसमें इंग्लिश आती हो और ये टॉपिक हमारा ना आता हो। तो ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए फोर्स की तैयारी कर रहे हो, नो मैटर वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, दिस इज सिंपली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेन वर्ब का। मेन वर्ब का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब का, पॉजिटिव केस का केस बहुत पूछा जाता है कि कौन कौन से नाउन में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी और कौन कौन से नाउन में हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है प्लूरल लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए ये टॉपिक पूरा पढ़िएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। मैं आपको वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करूंगा जो कि किताबों में नहीं लिखी हुई हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। मेन वर्ब के टॉपिक में होता क्या है कि हमको हेल्पिंग वर्ब का जो है एक सिंटेक्स पूछा जाता है और आपको बहुत सारे नाउन दे दिए जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे। उन सारे सब्जेक्ट को आपको देखना है और बताना है कि किस किस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, किस किस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने जो है 3 अलग अलग तरह के नियम लिखे हुए हैं जहाँ पर हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब का बारे में पढ़ना है कि हेल्पिंग वर्ब कब कैसे लगाएंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखिए, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, मेन वर्ब का ये हमारा सबसे पहला नियम होता है और सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत 2 नाउन से हो, 2 नाउन कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 व्यक्तियों का नाम भी हो सकता है, 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 2 वस्तुएं भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग और एनीवन। 2 नाउन को जोड़ने के लिए, अभी मैं जितना पढ़ा उतना ध्यान दीजिएगा, 2 नाउन को जोड़ने के लिए जब विद का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ऐसे 2 नाउन लिखे हुए जैसे रमेश, मुकेश, विद लगा हुआ है, 2 नाउन को जोड़ने के लिए अगर विद का प्रयोग किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। 2 नाउन को जोड़ने के लिए कभी भी अगर विद लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द कैप्टन विद या अलॉन्ग विद, ठीक है, अदर सोल्जर्स आर मार्चिंग फॉरवर्ड। जिस तरह आपने यहाँ पर विद लगा हुआ है, लिखा हुआ देखा है, ठीक उसी तरह से यही नियम इन सारे शब्दों पर भी अप्लाई होगा। जब भी 2 नाउन को जोड़ने के लिए विद का, अलॉन्ग विद का, टुगेदर विद का, मेरे साथ याद कीजिए कौन कौन से वर्ड हैं, विद का, अलॉन्ग विद का, टुगेदर विद का। के अलावा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, के अलावा के अतिरिक्त, एक्सेप्ट हो सकता है, बिसाइड्स हो सकता है, इन एडिशन टू हो सकता है, लाइक यहां पर आ सकता है, एंड नॉट आ सकता है, एज वेल एज आ सकता है। इन सभी वर्ड से अगर 2 नाउन को जोड़ा जाए तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। कौन कौन से बताया, विद बताया, अलॉन्ग विद बताया, टुगेदर विद बताया, बिसाइड्स बताया, इन एडिशन टू बताया, एक्सेप्ट बताया, लाइक बताया, एज वेल एज बताया, एंड नॉट बताया। जब इन सभी नाउन से हम हमेशा क्या करते हैं, 2 नाउन को जोड़ते हैं इन सभी शब्दों से, तो हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो छोड़िए, इसका जो पॉजिटिव केस यानी कि अपने की जो इंग्लिश लगाएंगे वो भी हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार लगाई जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, द कैप्टन अलॉन्ग विद, ध्यान दीजिए, द कैप्टन अलॉन्ग विद सोल्जर्स। आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपने अलॉन्ग विद से 2 नाउन जोड़े। एक नाउन कौन सा, द कैप्टन, दूसरा कौन सा, सोल्जर्स। जब इन शब्दों से 2 नाउन को जोड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब
इज ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट या फर्स्ट नाउन क्या है हमारा? द कैप्टन। आप जानते हो कैप्टन हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा? इज। बताइए, क्लियर हो गया? तो whenever you add two nouns to different nouns with along with together with all these words, the helping verb is always used according to the first noun or the first subject. पहला नाउन क्या है? सिंगुलर है, आर की क्या कर देंगे? इज कर देंगे। इसी तरह यहां पर हम लोगों ने एज वेल एज लिखा हुआ है, एज वेल एज। अब एज वेल एज से देखिए जरा, हम लोगों ने दो नाउन जोड़े हुए हैं। एक नाउन बेटा हमने जोड़ा हुआ है शी, और एक नाउन बेटा हमने जोड़ा हुआ है यू। तो शी और यू को जब हमने एज वेल एज से जोड़ा है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। पहला नाउन कौन सा है? शी, तो शी के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी बच्चों? इज, क्योंकि शी हमारा क्या है? सिंगुलर। अलॉन्ग विद से जोड़ा, लगाया पहले वाले के अकॉर्डिंग। एज वेल एज से जोड़ा, लगाया पहले वाले के अकॉर्डिंग। इस तरह के सेंटेंसेस में आप ये देखिएगा, शुरुआत करते ही आपको दो नाउन के बीच में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। आप ये हमेशा समझ लीजिएगा। एक सेंटेंस मैंने और लिखा हुआ है, शी लाइक। यहां पर लाइक का मतलब पसंद करना नहीं, लाइक का मतलब की तरह, अपने बाकी मेंबर्स की तरह वो भी हैं। तो लाइक से हम लोगों ने फिर से दो सब्जेक्ट जोड़े, दो नाउन, एक शी जोड़ा और एक जोड़ा अदर मेंबर्स। क्लियर है? ठीक है। तो जब लाइक से आपने दो नाउन जोड़ दिए तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगाएंगे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शी हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ बच्चों क्या होगा? वर कटेगा और वर की जगह इन प्लेस ऑफ वर हमें क्या करना है? यहाँ पर वॉज लगाना है। क्लियर हो गया? तो वी हैव स्टडीड द फर्स्ट रूल। what exactly the first rule? Whenever you add two nouns, whenever a sentence starts with two different nouns that have been added with, along with, together with, besides, in addition to, except, as well as, and not, like, with all these words we have to use the helping verb according to the first subject. एंड द पॉजिटिव केस भी क्या होगा? हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। इन सभी शब्दों से जोड़ने पर नाउन हमेशा पहले वाले को प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। यही चीज अगर आपने पेयर वाले वर्ड्स जैसे कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, जब आप इन पेयर वर्ड से दो नाउन को जोड़ते हैं तो नियम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट या कि हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है वो हमेशा बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगानी होती है। बताइए, क्लियर हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात थी। जहां पेयर वर्ड ना लिखे हों, सिंगल वर्ड लिखे हों दो नाउन को जोड़ने के लिए, आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगा दीजिए, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। और जहां पर भी पेयर वर्ड आए जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नन बट, ठीक है, तो इन सभी वर्ड से दो नाउन को जोड़ने पर हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट और द सेकंड नाउन। बताइए, और द लेटर वन, ठीक है, बाद वाले के अकॉर्डिंग हमेशा यूज की जाती है। उम्मीद करता हूं आपको बेटा समझ आ रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आइदर यू और आई, यानी कि यहां पर आपने आइदर और से दो नाउन जोड़े। पहला नाउन कौन सा है? यू, दूसरा कौन सा है? आई। तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बाद वाले के अकॉर्डिंग, और बाद वाला यानी कि आई लिखा हुआ है, और आई के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लिखा दोस्तों? एम लगा हुआ है। देखिए, आइदर और से दो नाउन जोड़े, एक यू को जोड़ा, एक आई को जोड़ा, हेल्पिंग लगाएंगे बाद वाले के अकॉर्डिंग, बाद में आई लगा हुआ है तो आई के अकॉर्डिंग एम लगा हुआ है। हमारा सेंटेंस दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताइए, क्लियर हो रहा है? बिल्कुल इसी तरह दूसरा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ हमारे सामने, नीदर यू नॉर वी। तो नाइदर नॉर से हम लोगों ने दो सब्जेक्ट जोड़े हैं, यू को और वी को, और अब हमको देखना है कि क्या करना है। वी बाद में लिखा हुआ है तो वी के अकॉर्डिंग शेल लगा, बिल्कुल सही लिखा, कोई बात नहीं, वो तो खैर अलग चीज है। वी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस योर नहीं, वी का पॉजिटिव केस क्या होता है? अवर होता है ना, या आर होता है, आर पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा आर, यानी कि अवर। ठीक है, तो वेरी बेसिकली व्हाट वी हैव स्टडीड दैट अगर पेयर वाले वर्ड आ जाते हैं दो नाउन को जोड़ने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव केस आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट और द सेकंड नाउन, और अगर इन शब्दों से आप दो नाउन को जोड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले नाउन के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। इसमें छोटी सी बात ध्यान देने वाली यह है कि जैसे ही आप सेंटेंस में उतरेंगे, आप सेंटेंस पढ़ना शुरू करेंगे, आपको सेंटेंस की शुरुआत में ही दो नाउन मिल जाएंगे जहां पर आपको इनको पहचानना होगा। बताइए बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट बहुत हैं। मैंने मेरे फ्रेंड्स पहले से बोला हुआ है कि हर छोटे छोटे एग्जाम से लेकर बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको ये मुफ्त का ज्ञान है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर इस वर्ब के टॉपिक में एक चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इन्वर्जन। और ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जिसको हम लोग सुपरफिशियली अक्सर किताबों में देखते हैं, यानी कि इतना बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ पाते, और एग्जाम में जब थोड़ी सी नई चीज़ आ जाती हैं तो समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या है। स्पेशली एसएससी सीजीएल वगैरह एग्जाम में क्या होता है कि जब इंप्रूवमेंट करने के लिए सेंटेंस आता है, हमको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इन्वर्जन का यूज़ हर जगह बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्वर्जन एग्जैक्टली है क्या। ये जो टॉपिक इन्वर्जन का है, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक नॉर्मल से सेंटेंस में, वैसे हम क्या करते हैं, हमेशा एक सब्जेक्ट लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इन्वर्जन में एग्जैक्टली क्या होता है, इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के ठीक पहले, जैसे कि इंट्रोगेटिव करते हो ना, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। अंडरस्टूड है, जाहिर सी बात है। ठीक, नहीं समझा रहा होगा, मुझे पता है, ध्यान से देखिए। किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर सीधे एडवर्ब से हो, जिसको नोट करना हो तो नोट भी करिएगा साथ में, लेकिन पहले समझ लीजिए, किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर सीधे एडवर्ब से हो तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को पहले करते हैं और हेल्पिंग वर्ब को बाद में करते हैं। ये नियम हमारा गलत हो जाता है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से हो तो एडवर्ब कहां पर आएगी, सबसे शुरुआत में ही पहला शब्द एडवर्ब ही होगा, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। When a sentence directly starts with adverb, what we have to do, we have to place the helping verb prior to the subject या before the subject। बताइए, क्लियर हो गया? एडवर्ब, अब आप पूछेंगे सर एडवर्ब क्या क्या होती है, मैं आपको एक पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल हमारा क्या लिखा हुआ है, सेल्डम ही लाइज। ये देखिए ध्यान, ये देखिए, सेल्डम ही लाइज। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, कभी कभार। तो वो ना के बराबर झूठ बोलता है या बिल्कुल बोलता ही नहीं है। सेल्डम ही लाइज, लाई में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। मैंने क्या बताया, सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है तो सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब प्लेस करनी पड़ेगी। SEIS किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो कि डू डज हेल्पिंग वर्ब को शो करता है। अभी सिंगुलर मानते हैं तो उसमें क्या लगाएंगे, डू के डज बताइए मुझे, डज लगाएंगे, तो यहाँ पर लाई में एस कट जाएगा और हमारा यहाँ पर जो डायरेक्ट ही के पहले क्या लग जाएगा बच्चों, डज लग जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात थी। सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हुआ था तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लगा दिया, फिर हमने वर्ब लगा दिया। बताइए बच्चों, यानी कि हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि व्हेनेवर सेंटेंस स्टार्ट्स डायरेक्टली विद एडवर्ब, जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्टली जो है सीधे हमारा एडवर्ब से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद दोनों एक ही, कहने का तरीका अलग अलग है, के साथ लगाते हैं। ठीक है, अब आप मुझसे ये पूछेंगे सर एक बात बताइए, हम लोगों को कैसे पहचानेंगे कौन कौन से एडवर्ब आती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हार्डली, स्कार्सली, हिंदी होती है मुश्किल से, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, सो फास्ट, सो वेल, सो की हिंदी इसलिए नहीं निकलती वहां पे, यहां पर सो का अर्थ वही, यानी कि द सेम। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो सेंटेंसेस को या किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर सो से हो, जहां पे उसकी हिंदी द सेम यानी कि वही निकल रही हो, तो ऐसी कंडीशन में सो में भी इन्वर्जन लगेगा। यानी इन सभी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इन सभी एडवर्ब से होती है तो इन सभी के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लगाते हैं। तभी आपने अगर बचपन से या कभी भी इंग्लिश में देखा होगा तो हार्डली या नो सूनर जब भी आता है तो हार्डली के बाद हैड ही लिखा मिलता है और नो सूनर के साथ में डिड ही लगा मिलता है। बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है? हार्डली के साथ हैड ही लिखा मिलेगा और नो सूनर के साथ में डिड ही लिखा मिलेगा, क्योंकि ये सारी एडवर्ब हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले लगाते हैं और सब्जेक्ट हमेशा बाद में लगाते हैं। ठीक है, इन एडवर्ब के लिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि एग्जाम में हम सेंटेंस से सॉल्व कैसे करते हैं, या अगर किताब आपको मिलेगी सॉल्व करने की साइज तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। देखिए,
एक सेंटेंस लिखा हुआ है सो फास्ट, एडवर्ब है। देखिए सो को देखिए, सो माने इतनी तेजी से ना, इसी सो का अर्थ यहाँ पर द सेम नहीं है, हाँ इतनी तेजी से उसने ही रैन वो दौड़ा कि मैं उसे नहीं पकड़ पाया। सेंटेंस लिखा हुआ है सो फास्ट ही रैन, रैन की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, दैट आई कुड नॉट कैच हिम। अब आप अगर ध्यान देंगे तो रैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। और चूंकि सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है तो ये हमारी मजबूरी पड़ती है कि हमको ही के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा के दिखानी पड़ेगी। अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सो फास्ट के बाद में डिड लगाएंगे, ठीक। और डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती है, अब सेकंड फॉर्म कट जाएगी। ये सिर्फ इसलिए हिंट दे रही थी कि हमको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। यहां पर हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, तो रन हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हमारी हो जाएगी। बताइए क्लियर हो रहा है। सो फास्ट ही रन हो जाएगा, डिड ही रन हो जाएगा, क्योंकि सो फास्ट एडवर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी, सब्जेक्ट बाद में लगा दिया, फिर क्रिया लगा दी। एडवर्ब आई है इसीलिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई हुई है और सब्जेक्ट बाद में लगाया हुआ है। यही इन्वर्जन कहलाता है, जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, स्पेशली सेंटेंस की शुरुआत में। एंड दिस इज ओनली कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द वर्ब, ठीक है। यही चीज नो सूनर में भी है। बचपन से हम लोग एक सेंटेंस बहुत पढ़ते थे यार, अभी हम लोग एक अक्सर बोलते हैं ना, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले ही आ गए। जब भी वाक्य बोलते हैं कि ये हुआ नहीं, ये काम पहले ही हो गया, तो नो सूनर का यूज करते हैं। जैसे घर से निकले देर नहीं हुई और बरसात होने लगी, उसे घर से निकले देर नहीं हुई बरसात होने लगी। तो यहां पर सेंटेंस की शुरुआत अगर ध्यान देंगे किससे स्टार्ट हुआ है, नो सूनर से। अब आप ध्यान देंगे तो नो सूनर क्या है, एडवर्ब है। नो सूनर हमारी एडवर्ब है तो जाहिर सी बात इसके बाद सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। नो सूनर एडवर्ब है, डिड नो सूनर जब भी आएगा तो आपको हमेशा डिड या हैड जो भी सहायक क्रिया वो पहले लगानी होगी, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, ठीक है। और नो सूनर के बीच में एक बात ध्यान देने वाली है कि हमेशा बीच में देन आता है, THEN, क्योंकि सूनर क्या है, सून के कंपैरेटिव डिग्री। जिन बच्चों को तैयार नहीं होता कि क्या लगाते हैं, मैं बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ। सूनर सून की कंपैरेटिव डिग्री, आप जानते हो कि जहां पर भी कंपैरेटिव आती है वहां पर हमेशा तुलना के लिए देन लगाते हैं, ठीक है। तो नो सूनर के बाद डिड पहले लगा हुआ, सब्जेक्ट बाद में, हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। इसी तरह से वही मुश्किल से घर से निकले ही थे और उसका फोन बजने लगा, तो फिर से यहां पर क्या हो गया, हार्डली लगा दिया। नो सूनर कंपैरेटिव देन लगाते हैं, हार्डली के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, व्हेन। हार्डली मिले, स्कार्सली मिले, इन दोनों के साथ में क्या करते हैं, इन दोनों के साथ में हमेशा क्या लगाते हैं, व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हार्डली हमारा एडवर्ब है तो सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, लगी हुई है, और सब्जेक्ट बाद में। एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। तो वही चीज यहां पर इस सेंट हमारा क्या बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर हार्डली और नो सून एडवर्ब में सहायक क्रिया पहले लगी, सब्जेक्ट बाद में लगा हुआ है। बताइए क्लियर हो गया। चलिए, इन्वर्जन का यूज आपको क्लियर हो गया। मैंने आपसे कहा था जब किसी सेंटेंस की शुरुआत सो से हो और सो की हिंदी इसलिए ना निकले, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहां पर सो का मतलब जो होता है वही यानी कि द सेम निकलेगा। और ऐसी कंडीशन में ये अर्थ निकलने पर सो के साथ भी इन्वर्जन लगाते हैं। बचपन से एक इडियम बहुत पढ़ते आ रहे हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इंसान को जैसा करता है वैसा भरना जरूर पड़ेगा। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, एज यू सो, सो माने होता है बोना, एज यू सो, एज यू सो, जैसा बोएंगे। और इधर लिखा हुआ है, एक मिनट, एज यू सो, और यहां पर वही की इंग्लिश क्या लिखी हुई, सो शैल यू रीप। तो कभी हम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि सो के बाद शैल यू क्यों लिखा है, यू शैल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये इन्वर्जन है। जहां पर भी सो की हिंदी वही निकलेगी, ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। यही इन्वर्जन है। जब भी सो का अर्थ वही यानी कि द सेम निकलेगा, सो के ठीक बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट हमेशा
बाद में आएगा बच्चों। पता है, क्लियर हो रहा है ना? तो ये था इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है? जहां भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होगी, व्हेन अ सेंटेंस डायरेक्टली स्टार्ट्स विद एडवर्ब, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू? वी हैव टू प्लेस द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, देन सब्जेक्ट कम्स, या देन कम सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आती है, चाहे वो हार्डली स्कार्सली हो, चाहे वो नो सूनर हो, चाहे वो सो वेल हो, सो फास्ट हो, नेवर हो, सेल्डम हो, या सो का अर्थ जब वही निकले तो वहां पर इन्वर्जन का यूज किया जाएगा। आपको अगर हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं दी हुई तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको वहां पर इसको एरर करके दिखाना पड़ेगा। जब इन दो नाउन से जब दो नाउन को जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगाते हैं पहले नाउन के अकॉर्डिंग, और जब इन दो शब्दों से यानी कि जोड़े वाले शब्दों से जोड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हमेशा बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है बच्चों, तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो हमारा पूरा क्लियर हो गया होगा। और अब इस मेन वर्ब के टॉपिक में आपको जो है इसको ध्यान से पढ़ना है, नोट कर लेना है। नोट करने के बाद में आप लोगों को इन लोगों को जो है साझा कर देना है, शेयर कर देना है जो बच्चे आप लोगों के आसपास हैं। कोई चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं बनता जहाँ पर वर्ब का टॉपिक हमारा ना है। टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम होगा, आपको थोड़ी सी भी अगर आती होगी तो एरर के लिए हमें ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटर लेवल से स्टार्ट होता है और हर एग्जाम में पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेन वर्ब के टॉपिक हम लोग जो है बढ़ाएंगे अभी बाद में। तब तक धन्यवाद। अब टाइम अच्छा हो, समय